अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो आप विश्वास कीजिएगा कि इस वीडियो से बेहतर वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब या फिर फेसबुक जहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं वो मिल पाए, क्योंकि हमने इसमें पूरी चीज़ें जो कि एक लेमैन या फिर आप लोग जो जानना चाहते हैं या आप पूछते हैं गूगल पे या फिर आप कहीं पे भी सर्च करते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को इसमें हमने कवर किया है। अब यहाँ पे जो लोग घर लेना चाह रहे हैं उनको हम ये तो बताएंगे ही कि किस तरह से आप होम लोन ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि उसका प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली घर खरीदने से पहले या फिर आप प्लान करते हैं उससे पहले आपको किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए या फिर बैंक क्या-क्या चीज़ देखता है। इसमें हमने जो टॉपिक कवर किए हैं आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं जो कि लोग पूछते हैं या फिर आप लोगों की जो क्वेरी होती हैं, बेसिकली उन्हीं को हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर या मित्र कह लीजिए, उनके कई सारे क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना इसी पे बना दिया जाए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें आपको शेयर करता हूँ। बिना किसी लाग लपेट के। मैं आपको अनवाइस्ड बिल्कुल सलाह दूँगा, कहाँ से आपको होम लोन लेना चाहिए, कैसे प्रोसेस होता है, किस तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से आप अपने सपनों का घर प्लान कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको एक बजट बनाना होगा कि मेरा बजट क्या है। लेट्स सपोज़ आप चाहते हैं कि मेरा बजट है 30 लाख रुपए का, ठीक है? अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि 30 लाख रुपए तक का जो फंडिंग होता है बैंक द्वारा, वो 90% तक फंडिंग होता है, मतलब आपको केवल 10% अमाउंट देना होता है, ठीक है? अब अगर आप 30 लाख से लेके और 50 लाख के बीच में अगर आप प्लान करते हैं, तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्सिमेटली 20% आपका डाउन पेमेंट बढ़ जाता है। बैंक यहाँ पे 80% तक फंडिंग करता है। यही चीज़ अगर आप 50 से 75 लाख रुपए तक जाते हैं, तो यहाँ पे बैंक की फंडिंग थोड़ी कम और हो जाती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर जो है यहाँ पे काम करता है, ठीक है? और अगर ये 75 से 1 करोड़ तक पहुँच जाता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जैसा कि हमने बताया था, आपको और डाउन पेमेंट बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिए हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो आप देखिए ऐसा होता है कि पहला सवाल जो था कि भैया होम लोन कैसे लें? तो सीधी-सी बात है, आप 2 तरीके से होम लोन ले सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट बैंक जा सकते हैं, ठीक है? बैंक में जाके आपको सब कुछ पता करना होता है। क्या-क्या बैंक में देना होता है, क्या-क्या चाहिए होता है, सारी चीज़ में डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपको बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो। बाकी ये आपके काम की चीज़ नहीं है, अगर आप घर नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो बेसिकली हमारा टॉपिक ही यही है कि होम लोन कैसे प्रोसेस होता है, क्या-क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है? अब सबसे पहले यहाँ पे हम जब घर खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक के पास में जाते हैं और हम हमारी सैलरी स्लिप, अगर हम यहाँ पे सैलरीड हैं, तो हमारी सैलरी स्लिप, 2 साल का फॉर्म 16, आपको आईटीआर देना होता है। आईटीआर देनी होती है, फॉर्म 16 देना होता है। उसके अलावा आपकी जो है केवाईसी देनी होती है, आप कहाँ पे घर लेना चाह रहे हैं वो घर का देना होता है। आपका एफआई वगैरह प्रोसेस होता है, उसमें बैंक आपको देखता है, जैसे आप बिज़नेस क्लास हैं तो आपको पीएनएल सर्टिफिकेट देना होता है। आपको बैंक की कंपटीशन सॉरी, आपको अपनी जो फर्म की आईटीआर है कंपटीशन देना होता है। बेसिकली वो एलिजिबिलिटी चेक की जाती है बैंक द्वारा, कि मान के चलिए आपने बोला कि भैया मेरे पास में 30 लाख रुपए मैं घर लेना चाह रहा हूँ और मेरे पास में 20 लाख रुपए का मुझे लोन चाहिए, ठीक है? तो 20 लाख रुपए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बैंक उसको चेक करके और आपको एक सैंक्शन लेटर दे देता है, अगर आप एलिजिबल होते हो तो, ठीक है? अब सैंक्शन लेटर क्या है कि एक 6 महीने के लिए वो वैलिड होता है। सैंक्शन लेटर बैंक द्वारा जो दिया जाता है कि भैया आप घर देख लो, आप एलिजिबल तो हो 20 लाख तक के लोन के लिए, तो आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे आपका दूसरा काम क्या होता है कि आप जाते हैं ब्रोकर के पास में, अपने हिसाब से या फिर अगर आपका ओनर कोई जानकार है तो वहाँ पे जाते हैं, अपने हिसाब से एरिया में प्लॉट या फिर फ्लैट या फिर कुछ भी देखते हैं, उसके बाद में उसको टोकन मनी देते हैं, ठीक है? टोकन मनी में आपका कुछ अमाउंट वहाँ पे जमा होता है, जो कि ब्रोकर को अभी तक आपने दिया है। दूसरा ऑप्शन आता है होम लोन लेने के बाद में, टोकन मनी देने के बाद में, एग्रीमेंट टू सेल। अब एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है कि अभी तक तो हमारे पास में ब्रोकर ही जानकार था हमारा। अब हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं मकान मालिक के पास में इसमें, तो वो तहसील से एक एग्रीमेंट टू सेल होता है वहाँ पे, कि भैया हम जो है घर बेचना चाहते हैं। बेसिकली आप तो खरीदना चाहते हो, ब्रोकर ने आपको दिखा भी दिया, आपने बयाना भी दे दिया। अब उसमें क्या होता है कि ओनर को भी एक एग्रीमेंट टू सेल करवाया जाता है कि भैया हाँ, मैं भी बेचना चाहता हूँ, और ये एग्रीमेंट जो होता है, वो होता है 4100 रुपए के स्टैम्प पे। इसमें कई बार क्या होता है कि लोग लालच कर जाते हैं थोड़ा-सा, तो ब्रोकर भी ये कह देता है कि भैया नहीं, ₹100 ₹500 के स्टाम्प पे आप करवा लीजिए, लेकिन ये नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ये ₹4100 का ही होता है और वही आपको करवाना चाहिए, ठीक है? तीसरा, अब यहाँ पे करवा लिया, अब ये इसको खरीदता कौन है? इसको खरीदता है सेलर बेसिकली, ठीक है? जो बेच रहा है उसी के नाम से ये एग्रीमेंट टू सेल होता है। तीसरा ऑप्शन आता है कि एनओसी भी निकलवानी होती है।
इसमें क्या होता है कि 13 साल की हिस्ट्री होती है पूरी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूरा निकलता है कि कोई डिस्प्यूटेड तो प्रॉपर्टी नहीं है या फिर कोई लोन तो नहीं चल रहा है इस प्रॉपर्टी पे, तो सब चीज़ की इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की एक कॉपी निकलती है, जो कि आपको वहाँ पे जाके सेलर ही निकलवा के देता है, क्योंकि ऑलरेडी वो ओनर है, ठीक है। निकलवा तो कोई भी सकता है, लेकिन एनओसी निकलवाता है सेलर, जो कि घर बेच रहा होता है। उसमें 13 साल की पूरी हिस्ट्री होती है, किन-किन के नाम पे रहा है, या कोई डिस्प्यूट तो नहीं है भाई-भाई में, या फिर कोई अभी इस पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है। उसके बाद में होती है रजिस्ट्री प्रोसेस। रजिस्ट्री प्रोसेस में ऐसा होता है कि अब यहाँ पे जब हमारा सैंक्शन लेटर जो होता है, एनओसी से पहले ये एनओसी वगैरह सब हमने इकट्ठा करके बैंक में दे देना होता है। जो हमारा अब सैंक्शन लेटर है वो काम करता है, उसके बाद में बैंक को दे देना होता है। बैंक उसको हायर करता है आपको। देखो, बैंक को आपने बोल दिया कि भैया मैंने तो प्रॉपर्टी फाइनल कर दी है, ये एनओसी वेनोसी निकलवा ली है, एग्रीमेंट टू सेल भी हो गया, सब कुछ हो गया है। अब आप जाके इसको मुझे लोन दे दीजिए। तो बैंक क्या कहेगा कि भैया आपने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन हम क्या है कि उसको वेरीफाई करेंगे। तो बैंक का एक लॉयर होता है, लीगल एडवाइजर होता है, वो उस प्रॉपर्टी को जो आपने कॉपी दी है एनओसी की, वो उसको वेरीफाई करता है, ओके करता है, सब चीज़ों को मार्क करता है कि किस तरह से क्या-क्या इसमें सही है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद में क्या होता है कि आपको एक वैल्यूएटर प्रोवाइड करता है बैंक, जिसका चार्ज भी आप ही को देना होता है, 2 से 3,000 रुपए होता है। अलग-अलग बैंक का वेरी करता है, ठीक है? जो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लिया जाता है 1 से 2%, वो ऑलमोस्ट उनकी फीस ही समझ के आप रख सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि वैल्यूएटर वैल्यू करेगा उस वैल्यू की, जो आपने प्रॉपर्टी ली है उसकी वैल्यू, कि कितने की वो रजिस्ट्री है, या फिर मतलब जो आप जो क्लेम कर रहे हैं कि भैया 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो वो चेक करेगा कि भैया 30 लाख की है भी या नहीं, ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सब चीज़ उसने ओके कर दिया, तो अब क्या करेगा बैंक? बैंक कहेगा भैया आप ऐसा करें, रजिस्ट्री करा लें। इसमें रजिस्ट्री और एनओसी में, या फिर एग्रीमेंट टू सेल और रजिस्ट्री में होता है लगभग 2 महीने का टाइम। उस टाइम में क्या होता है कि आपको ये प्रोसेस करवाना होता है, ठीक है? तो रजिस्ट्री के टाइम पे आपको बैंक को बोल देना है कि भैया आप करवा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ ओनरशिप होती है, मतलब एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री में चेंज ऑफ ओनरशिप होता है कि भैया अब ये राम सिंह के पास थी ज़मीन अभी तक, अब ये श्याम के पास में आ चुकी है, और उसके बाद में पैसा जो है वो बैंक सीधा ओनर को दे देता है, जो प्रीवियस ओनर होता है, सेलर जो होता है बेसिकली, तो उसको दे देता है और घर हो जाता है आपका। अब इतने पे ही काम खत्म नहीं होता, उसके बाद में बैंक कहता है परमिशन टू मॉर्गेज। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपने घर ले लिया, लेकिन अभी तक उस पे हाइपोथिकेशन नहीं चढ़ा है बैंक का। तो बैंक क्या करता है, वो आपको 1 महीने का समय देता है और ये बोलता है कि भैया इस पे ना परमिशन टू मॉर्गेज आप करवा लीजिए, और इसका लेटर हमें दीजिए कि आपने फलाना बैंक से इस पे लोन लिया हुआ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें बैंक अपने पास में रख लेता है। आपके ओरिजिनल पेपर्स, रजिस्ट्री के पेपर्स, सारी चीज़ें। जब आपका लोन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको बैंक ये प्रोवाइड करवा देता है। इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि बैंक की देखिए, बैंक की प्रॉपर्टी है, बैंक ने सारा पैसा ऑलमोस्ट आपको दिया है, 90% फंडिंग किया है, तो बैंक पेपर्स अपने पास ही रखता है, ठीक है? अब दूसरा चीज़ आता है कि भैया इंटरेस्ट रेट क्या होता है? भई सबसे बड़ी चीज़ ये कि सवाल ये आता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो इंटरेस्ट रेट आपका 8.35 से लेकर के 9.50 तक जाता है, और ये वेरी करता है आपके सिबिल स्कोर पे बेसिकली। सिविल स्कोर एक क्रेडिट स्कोर बेसिकली बोलते हैं हम। सिविल एक पर्टिकुलर एक साइट है जिससे कि निकलता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर जो है 300 से लेकर 900 तक के बीच में होता है। अगर आपका सिविल 700 से 800 या 900 के बीच में है, तो दैट इज ब्रिलियंट सिविल, और उस पे आपको आरओआई कम लगता है बेसिकली। आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का होता है वो कम लगता है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है वो मैंने सारा आपको बता ही दिया। ईएमआई की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो ईएमआई कैलकुलेटर होता है, आप गूगल प्ले से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसमें केवल अमाउंट डालना होता है। वो मैं आपको वीडियो के एंड में ही बता दूँगा किस तरह से होता है, ठीक है? अगर आप चाहेंगे तो। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होते हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल जो चाहिए होते हैं वो वही होते हैं। आपकी केवाईसी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी चाहिए होती है। आपका अगर आप सैलरीड हैं तो फॉर्म 16 या फिर 2 साल की आईटीआर चाहिए होता है, 3 सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं, फ़ोटोज़ चाहिए होते हैं, कुछ चेक चाहिए होते हैं, पीडीसी चेक होते हैं। ठीक है? वहीं पे अगर आप बिज़नेस प्रोफ़ाइल से हैं तो आपका 2 साल का कंपटीशन आईटीआर का साथ में आपकी बैलेंस शीट चाहिए होती है, आपकी फ़र्म की ऑडिटेड रिपोर्ट्स होती हैं वो चाहिए होती हैं, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बाकी आप बैंक की साइट पे अगर जाके विज़िट करेंगे तो वो डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता देते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिविल। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आती है तो आपकी स्पाउस हैं या फिर आपके फादर हैं, तो उनको आप को-एप्लीकेंट भी ऐड कर सकते हैं, कि जैसे कि मान के चलिए कि आपकी इनकम जो है उसके अकॉर्डिंग आप 50% तक लोन अवेल कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी 50,000 वो है, इनकम है महीने की, तो आपकी हुई अ, 12 से अगर 50 में मैं 1 साल का गुणा करूँगा तो 12 पंजे 60, ठीक है? तो 6 लाख रुपए आपकी हुई, तो उसके हिसाब से आप केवल 3 लाख रुपए तक का, या फिर आप ऐसे देखिए कि इसमें क्या होता है कि आप 60 टाइम्स तक का भी लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए एलिजिबिलिटी बैंक को लगता है कि आपकी नहीं आ रही है या फिर आपके ऊपर और कोई भी लोन्स चल रहे हैं,
उस केस में क्या होता है, बैंक ये बोलता है कि आप किसी को एप्लीकेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो को बोरोवर बन जाते हैं, तो उनकी भी जो है इनकम क्लब हो जाती है, तो आपको इजीली लोन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि हमने मान के चलिए कि 20 साल या 30 साल के लिए लोन लिया, जो कि एक लंबा टाइम होता है, ठीक है, ले लिया। अब उसमें क्या होता है कि 10 साल तक आप इसमें प्रीपेमेंट कर सकते हैं। नेशनलाइज बैंक के साथ में ऐसा होता है। तो प्रीपेमेंट का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास में 1 लाख रुपए आ गया, 2 लाख रुपए आ गया, 5 लाख रुपए आ गया और आपने इसको डिपॉजिट करवा दिया एज अ प्रीपेमेंट, मतलब पार्ट पेमेंट बोल दीजिए, पार्ट पेमेंट आपने इसमें जमा करा दिया। तो पार्ट पेमेंट के तौर पे इसमें ये होता है कि आपको क्या एक बेनिफिट मिल जाता है, जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली प्रिंसिपल से कम हो जाता है। मान के चलिए अपना 20 लाख का लोन है, तो आपने 1 लाख रुपए जमा कराया, तो 19 लाख पे ही बाकी का आपका ब्याज लगेगा आगे से, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट आपको कम हो जाता है। चार्जेस क्या लगते हैं, देखिए 1 से 2% लगते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था कि लॉयर और सर्वेयर के रूप में, वो चाहे सर्विस प्रोवाइड आप समझ लीजिए, चाहे कैसे भी समझ लीजिए, ये परसेंटेज लगते हैं। अलग अलग बैंक टू बैंक वेरी करता है। अब इसमें देखिए लोन डिस्बर्समेंट प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। जो सवाल पूछे हैं बेसिकली मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, जो एक कॉमन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर देखिए ईएमआई नहीं भरा, एक सबसे बड़ा वो है कि अगर मैं ईएमआई नहीं भर पाया, मैंने मान लेट्स सपोज मैंने ईएमआई बना ली और वो किसी भी परिस्थितिवश में नहीं भर पाया, तो क्या होगा। देखिए सबसे पहली चीज तो आपके पास में सॉफ्ट कॉल्स आते हैं बैंक की तरफ से कि भैया क्या हो गया, ऐसा आपने ईएमआई क्यों नहीं भरा, ठीक है। या तो आप उसमें बता दीजिए कि मेरे साथ में ये परेशानी है, तो बैंक उसको कंसिडर कर लेता है। किसी किसी केस में आपको ब्रांच में जाके बात भी करनी होती है, तो आपको वो कुछ रिलैक्सेशन भी दे देते हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है किस वजह से नहीं है, लेकिन देखिए इरादतन नहीं होना चाहिए। आप किसी मजबूरी में हैं या फिर आप कोई परेशानी में हैं, तो आप डायरेक्ट बैंक से जाके बात करें कि सर मेरे साथ में ये समस्या है, मैं इस वजह से नहीं भर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अवॉइड करते हैं, बैंक की कॉल्स अवॉइड करते हैं या फिर बैंकर से मिलने से मना कर देते हैं, तो ऐसे में आपको एक तरह से इरादतन तरीके से आपने ईएमआई बाउंस करी है या फिर ईएमआई नहीं दी है, ऐसा समझा जाता है। उस केस में एक सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है आपके सिविल स्कोर पे, वो लो जाता है, क्योंकि आपके उसमें सिविल जो क्रेडिट स्कोर है उसमें दिखने लग जाता है कि भैया आपने लेट पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, बैंक के पास सारे पेपर्स आपके रखे हुए हैं, तो बैंक आपको लास्ट वार्निंग देता है लीगल एडवाइजर के थ्रू कि भैया मैं इसको फिर जो बैंक की आपकी प्रॉपर्टी है, बैंक की प्रॉपर्टी है, आपने जो उसका ईएमआई नहीं दिया है, तो वो आपको सीज कर देगा और वो फिर नीलाम कर देगा, ठीक है। तो ऐसा ना करें, इसको अवॉइड ही करें, टाइम पे ईएमआई भरें, ऑटो डेबिट सुविधा जरूर लें, ठीक है। अब एक और सबसे बड़ा जो आता है क्वेश्चन, जो पूछा जाता है कि भैया फिक्स्ड और फ्लोटिंग किस पे हमको लेना चाहिए। तो सर देखिए सबसे अच्छी चीज होती है फ्लोटिंग। फिक्स्ड होता है कि भैया मैंने एक बार ये लोन ले लिया, इतने पे ही आपका लोन चलता रहेगा 30 साल तक। लेट सपोज आपने ले लिया ये 8.35 पे। अब बैंक की एमसीएलआर जो है, मतलब बेसिक रेट जो है आरबीआई द्वारा अगर कम करी तो आपका कम नहीं होगा, ज्यादा हुई तो ज्यादा नहीं होगा, ये फिक्स्ड होता है। लेकिन आपको मेरे पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लोटिंग पे जाएं, क्योंकि उसमें देखिए गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा घर हो या होम लोन्स को खुद प्रमोट करती है। तो हाईली चांसेस होते हैं कि ये जो आरओआई है या रेपो रेट है या एमसीएलआर है, वो आपकी कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चांसेस होते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ आपको फ्लोटिंग ही चूज करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही वो फ्लोटिंग ही देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम, कोई हिडन चार्जेस होते हैं। देखिए ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, वैसे हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, आपका एग्रीमेंट के टाइम पर सब चीज़ें बता दिया जाता है बैंक द्वारा, ठीक है। अगर आप एक रेपुटेड बैंक से ले रहे हैं तो बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे नेशनलाइज में हो गया, एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, प्राइवेट में लीडिंग बैंक से एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। आप अगर वहां से ले रहे हैं तो आपको एडिशनल कुछ भी हिडन चार्जेस टाइप का ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ एनबीएफसी की मैं यहाँ पे बात करूंगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेंट जो होता है कि मेन ओनर जो है जिसके नाम पे रजिस्ट्री हो रही है वो हो गए एप्लीकेंट, और को एप्लीकेंट जो होते हैं जिनकी की इनकम क्लब की जाती है प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, को बोरोवर भी बोलते हैं उनको। अब यहाँ पे आगे एक सवाल और आता है, होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आपका एक लोन सुरक्षा बैंक द्वारा किया जाता है, और लोन सुरक्षा लेना बहुत अच्छी चीज है, मैं ये मानता हूँ आपको लेना चाहिए। क्योंकि देखिए अनसर्टेनिटी लाइफ होती है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी वजह से। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको होम लोन के साथ में लोन सुरक्षा जरूर लेना चाहिए। कुछ एक सर्टेन अमाउंट आता है, छोटा सा अमाउंट होता है, लेकिन वो आपके लोन को प्रोटेक्ट कर देता है इन केस कुछ भी होता है ऑनर को या फिर एप्लीकेंट को। उस केस में आपको बैंक को आगे की ईएमआई आपकी फैमिली को किसी को नहीं देनी होती, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट यही है। और बैंक अपने जो लो इंश्योरेंस के थ्रू अपने लोन को भी सिक्योर कर लेता है, साथ में आपको भी सिक्योर कर देता है, ठीक है। अब ये आ गया लोन कितना मिल सकता है, तो मैंने आपको बता ही दिया वो सारी चीजें।
सिविल -1 है, मतलब आपने कभी लोन ही नहीं लिया, उस केस में क्या होता है? उस केस में देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि कंपैरेटिवली आपको आरओआई ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बैंक को आपके पैटर्न का ही नहीं पता लगता, क्योंकि आपकी कोई हिस्ट्री है ही नहीं क्रेडिट की। तो बैंक को आपको पता नहीं लगता कि भैया आपकी क्या क्रेडिट हिस्ट्री है, तो आपको आरओआई कंपैरेटिवली थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। ठीक है? ये है। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट बैंक, ठीक है? किससे लेना चाहिए? देखो, प्रेफ़रेंस तो गवर्नमेंट बैंक की होनी चाहिए। आपको कंपेयर करना चाहिए। आप जब भी बड़ा लोन ले रहे हैं, क्योंकि देखिए छोटे टाइम का लोन नहीं है, बड़े टाइम का लोन है, तो आपको इसको कंपेयर करके ईज़िली और ढंग से, आपको वेबसाइट के थ्रू, आपको बैंक्स में विज़िट करके, या फिर जैसे भी है, आपको कम से कम इसमें नेगोशिएट करके आरओआई चूज़ करनी चाहिए। आइदर इट विल बी गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक। ठीक है? मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से डिटेल में ये वीडियो बना के दिया है और आपको अच्छी जानकारी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए